شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. फर्स्ट प्रूफ इज़ दैट शी इज़ नॉट एन आलिमा। इसने जिधर से कुरान शरीफ की कुछ आयातें सीखी हैं अपने बयान में ऐड करने के लिए, वो शख्स के घर वालों को मैं जानता हूँ। वो शख्स एक्चुअली औरत है, इसलिए मैं उनको तो नहीं जानता, लेकिन उनके फैमिली को जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस अबू जहल का ऑडियो मैंने सुना। अबू जहल मैं इसको इल्म के एतबार से कह रहा हूँ, ईमान के एतबार से नहीं कह रहा हूँ। ईमान के एतबार से तो खैर अपने आप को मुस्लिम क्लेम करता है, तो इल्म के एतबार से अबू जहल ही है, जहालत का बाप है ये। तो इसने कई पॉइंट्स उठाए हैं इसमें। बहरहाल मुझे तो रिप्लाई का मन भी नहीं था, लेकिन बस ऐसा ही मन किया तो मैंने सोचा कि रिप्लाई कर दूँ। हालांकि इस ग्रुप में सारे के सारे लोग काफ़ी अक्लमंद हैं, लेकिन फिर भी क्या पता किसी को इसकी बात सुनकर शुबहात आ जाए दिल में। शुरू के जो 2 पॉइंट्स इसने कवर किए हैं वो तो बिल्कुल बेसलेस हैं, पर्सनल हैं कि भाई उनकी डिग्री जो थी वो कोलंबो श्रीलंका वाली वो फेक थी, क्या थी जो भी इसने कवर किया है। भाई वो नोएरा शेख की जो डिग्री थी कोलंबो वाली, वो डिस्टेंस थी, उसमें बाज़ाब्ते डिग्री में ओपन वर्ड जुड़ा हुआ है। ओपन का मतलब होता है डिस्टेंस, जो आप घर बैठे कोर्स कर सकते हैं। और क्या ये डिस्टेंस वाले कोलंबो क्या मलेशिया, इंडिया, चाइना सब में चलता है? इंडिया में इवन जैसे इग्नो है, इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वो हेल्थ साइंसेज जो कराती है यूनिवर्सिटी, वो भी कराती है क्या? डिस्टेंस कराती है। आप घर बैठे बैठे एमबीए कर लिए, कुछ कर लीजिए, तो आप जाके पूरे इंडिया में गवर्नमेंट पे क्लेम करो ना, केस करो ना, क्यों कराती है। तो उसने भी अगर घर बैठे कर लिया तो कौन सा बड़ा इशू है। और दूसरी बात की है जो आलिमा नहीं है और फेक डिग्री है जो क्लेम कर रहा है, भाई इसकी बात क्यों माने? तो होता कौन है जो तेरी बात माने कि उसकी डिग्री फेक है या जेनविन है? तो खैर ये पर्सनल बातें, हमारा तो इससे कुछ रिलेशन है भी नहीं, इसे भौंकने दीजिए। बहरहाल इसमें जो इसने 1-2 क्रूशियल बात उठाई है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दूं। वैसे तो आप लोग को पता ही है, लेकिन क्या पता हो सकता है किसी के दिमाग में शक व शुबहात आ जाए। इसमें सबसे पहली बात उठाई है कि मुंबई की जो ईओडब्ल्यू है उसने जो चार्जशीट सबमिट की, उसमें कहा है कि पॉन्जी से कहा एक का पैसा उठा के दूसरे को दिया। वाज़ेह रहे चार्जशीट को हम लोगों ने भी पढ़ा है, उसमें कहीं पे पॉन्जी का वर्ड नहीं है, ये इसके तरफ से एडिशन है, ये इसके तरफ से खुद इजाफा है, कहीं पर ये पॉन्जी का वर्ड नहीं है। 6 मंथ के ट्रांजैक्शन के लिए, 6 महीने के ट्रांजैक्शन के बारे में मुंबई ईओडब्ल्यू ने कहा है कि जो इन्वेस्टर से पैसा लिया गया उसी में से डिविडेंड उठा के दे दिए गए। सिर्फ ये 6 मंथ के लिए कहा गया है, ठीक है। कंपनी हीरा गोल्ड एक्जिम लिमिटेड जो चल रही है आपकी, वो 2000 रजिस्टर्ड हुई है 2010 से, और 18 तक चली है। 18 के लास्ट में आपा अरेस्ट हुई है, यानी कि तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 साल के करीब। उससे पहले से भी चल रही थी, वो अनरजिस्टर्ड थी, लेकिन चलिए हम रजिस्टर्ड से जोड़ते हैं 8, साढ़े 8 साल। तो 8, साढ़े 8 साल के ट्रांजैक्शन में, साढ़े 8 साल के ट्रांजैक्शन में 6 महीने पे मुंबई ईओडब्ल्यू ने कहा कि जो अकाउंट्स में इन्वेस्टर्स के पैसे हैं उसको उठा के डिविडेंड के फॉर्म में इन्वेस्टर्स को दिया गया, ठीक है। ये 6 मंथ की बात है, ठीक है। और बाकी 8 महीने को खुद ईओडब्ल्यू ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, उठा के नहीं दिया गया, बल्कि दूसरे फॉर्म में अपना जो भी उन्होंने लगाया और फिर जो भी जहां भी पैसा गया, जो भी मतलब वो प्रॉफिट जनरेट हुआ, जैसे भी हुआ दिया। सिर्फ 6 मंथ के बारे में कहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्लियर है कि बाकी अगर साढ़े 8 साल में से 8 साल जो है बज़ाब्ते बिजनेस में से रोटेट होकर दिया। अब रही 6 महीने के बाद, तो देखिए बिजनेस के कई मोड होते हैं, ठीक है। हम लोग भी जब बिजनेस करते हैं होता क्या कि अगर किसी से पैसा लिया तो हमारे 3-4 अकाउंट्स हैं। तो अगर बिजनेस अगर में रनिंग पैसा है, रनिंग में अगर बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, तो हो सकता है उस अकाउंट से ना दे, दूसरे अकाउंट से दे दें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है। जैसे मैं अपने अकाउंट का खुद सूद कैलकुलेट करता हूँ एनुअली। जैसे मेरे 3 अकाउंट है, आईसीआईसीआई है, पीएनबी है, एसबीआई है। तीनों का जब मैं अपना यूजली सूद कैलकुलेट करता हूँ तो क्या करता हूँ, तीनों का 1 साल का अकाउंट स्टेटमेंट ले लेता हूँ, कितने कितने क्रेडिट हुए मेरे में, इंटरेस्ट सबको जोड़ के अपने पीएनबी वाले में सारे शिफ्ट कर देता हूँ। और बाकी इन दोनों एसबीआई और आईसीआईसीआई को नीट एंड क्लीन कर देता हूँ, ताकि इसमें सूद का पैसा ना रहे और जो भी सूद का पैसा उधर ट्रांसफर हो जाए। इस तरह से आदमी, ऐसा थोड़ा ना कि अगर मेरा आईसीआईसीआई में 2000 सूद आया तो मैं उसी में से निकाल के दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ डिपेंड करता है नियत पे। इन्नल माला बिन्निया, अमाल का दारोमदार नियत पे। अगर वंस आपका बिजनेस चल रहा है, अब दूसरे अकाउंट से पैसा डिविडेंड दे रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए गोल्ड वोल्ड का जो ट्रेड होता है वो पर मंथ आप निकाल भी नहीं सकते हैं। होता क्या है, गोल्ड होल्डिंग लाइसेंस होता है, उसी तरह से गोल्ड का जो बिजनेस होता है तो उसमें बॉन्ड भी होता है। बाज दफा आप जब बल्क लेवल पे करते हैं तो बॉन्ड करते हैं, 6 महीना 1 साल का बॉन्ड। तो बाज दफा हर महीने उसमें से पैसा निकाल के देना मुमकिन नहीं होता। आपका पैसा लिया, लगा दिया, एक फॉर्म में लगा दिया, नियत कर लिया कि भाई वहां पैसा लगा हुआ है, टोटल आपका जो
प्रॉफिट आ रहा है उसमें से जोड़ के वहां पर उसने डिविडेंड दे दिया, तो कोई बड़ी इशू नहीं है। अगर ये पॉन्जी होती तो यूडब्ल्यू ये क्लेम करता कि पूरे 8.5 साल तक इन्होंने उठा के पैसा इसको उसको दिया, लेकिन नहीं किया क्लेम कि नहीं, सिर्फ 6 महीने दिया। इसको ये घुमा के क्या कर रहा कि भाई पूरा पॉन्जी डिक्लेयर कर रहा। तो ये था इसका मसले का हल। दूसरा ये जो क्लेम कर रहा है कि भाई सीसीएस ने पॉन्जी का, तो भाई सीसीएस की जो ऑफिशियल चार्जशीट है किसी के हाथ लगी नहीं है, ये कैसे क्लेम कर सकता है? बस ये डेक्कन क्रॉनिकल के न्यूज़ से कर रहा है, या शहबाज जो इनके आका है उनकी बात सुन के कर रहा है। तो भैया उसमें अगर सीसीएस अगर पॉन्जी लिखती है तो भैया हम देखें, भाई ऑफिशियल कॉपी सर्टिफाइड कॉपी आने दीजिए। मुझे नहीं लगता कि लिखा होगा। और अगर इस तरह की बात लिखती है सीसीएक्स की भाई इनके कोई बिजनेस का डिटेल नहीं पाया गया हो, तो इसलिए नहीं पाया गया क्योंकि आपा डिटेलिंग नहीं दे रही है। बाज दफ़ा बिजनेस का बहुत डीप डिटेलिंग देने से आदमी फंस जाता है, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है, सारे के सारे लुटेरे हर तरफ लगे हुए हैं। तो कुछ मसलहत के तहत अगर वो नहीं दे रही डिटेल तो मत दे, उससे पॉइंट साबित नहीं होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बिजनेस का डिटेल नहीं मिलेगा तो कहेगी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तीसरा पॉइंट इसमें ये बार बार चिल्ला के हर कुछ दिन बाद मुंह उठा के चला आता है कि भाई हाँ, तेलंगाना हाई कोर्ट ने इन्हें कह दिया कि भाई इन्हें इन्वेस्टर से पैसा लेने का राइट्स नहीं था, और अगर ये हक पे थे तो भाई इन्होंने वापस अपील क्यों नहीं की। तो भाई तेलंगाना हाई कोर्ट में जो बेल रिजेक्ट हुई थी सीसीएस के कहने पे कि मुझे इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करना है, उसमें वन ऑफ द पॉइंट था कि इन्वेस्टर से पैसा लेने का राइट नहीं है। बेल के रिजेक्ट होने का होल एंड सोल रीज़न वो नहीं था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो बेल रिजेक्ट्स होते हैं उसमें एक प्रोविजन होता है रिव्यू पिटिशन। रिव्यू पिटिशन के लिए स्टिपुलेटेड पीरियड होता है 1 मंथ। अगर आप 1 मंथ पे उसको आप फिर से रिव्यू के लिए डालते हैं तो डबल बेंच पे आपकी फिर सुनवाई हो सकती है। अगर 1 मंथ पास कर गया तो वो गया, आप फ्रेश अपील डालना है तो आप डालिए। तो अगर नोएरा शेख या उनके वकील डाल भी देते कि हमको लेने का राइट्स था, तो उससे क्या है, बेल कैंसिल नहीं होती। तब भी बेल नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जो बेल के कैंसिलेशन का मेन रीज़न था इन्वेस्टर से पैसा लेना नहीं था, बल्कि सीसीएस की जो अपील थी कि मुझे इनका बेल कैंसिल किया जाए, मुझे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी थी, ये वजह थी। तो उसके करने ना करने से 50 जगह पे अलग अलग केसेस चल रहे हैं, तो वो इन सब चीज़ों में क्यों सरदर्दी लेगी। ठीक है। और जहाँ तक इन्वेस्टर से लेने का राइट था कि नहीं था, तो ये बिल्कुल वाज़ेह रहे कि हीरा गोल्ड एग्जाम लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और 2000 पहले तो ये चलती थी 1956 कंपनी एक्ट के तहत। उसके बाद 2013 में कंपनी एक्ट आया। 2013 में आप कंपनी एक्ट आप खोल के देख सकते हैं, गूगल पर सर्च मारे कंपनी एक्ट 2013, आपको तुरंत निकल जाएगी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के आप वेबसाइट से निकाल लीजिए, उसकी पीडीएफ कॉपी पे निकल जाएगी। उसमें आप जाइए सेक्शन नंबर 73 के क्लॉज नंबर 2 में जाइए, उसमें बाज़ाब्ते सेक्शन मेंशन कर रखा है कंपनी पब्लिक से पैसे डिपोजिशन के रूल्स के बारे में, प्रोहिबिशन और एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या रूल है। उसमें पॉइंट नंबर 2 में बिल्कुल सेक्शन 3 में क्लियर है, लिखा हुआ है कि कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है बाई पासिंग द रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। उनकी जो जनरल मीटिंग है उसमें रेजोल्यूशन पास करके पैसा ले लें। ये तो लिखा हुआ है। मैं क्या कहता हूँ, ये कंपनी एक्ट कर रही है, आरओसी कह रहा है। तो ये कौन होता है? अगर तेलंगाना हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया बेल को, तो देखिए बेल के रिजेक्शन की कई वजह होती हैं। अब आप विनीत दांडा ने रिप्लाई डाला, ठीक है, अब आप कुछ डिफेंड ही नहीं कीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो कहेगी ना। अब ये सिर्फ हीरा का तो इशू नहीं है ना, ये तो सहारा के साथ भी इशू था। अच्छा, अभी छोड़िए, वो बजाज फाइनेंस जो है, अभी जो वो बेटी की शादी वाला अभियान चला रहा है कि आप इतना इतना इन्वेस्ट कीजिए, आपको हम मतलब वो 10 साल या 20 साल बाद आपको 20 लाख 40 लाख रुपया देंगे। तो वो क्या है, वही पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सारे के सारे पूरे इंडिया में ले रही है, और उसी कंपनी एक्ट 2013 के ग्राउंड पे ले रही है। तो और जहां तक इसने ये कहा कि रिप्लाई फाइल नहीं किया, रिप्लाई फाइल नहीं किया, एसएफआईओ के केस में देखिए आप कितना डिटेल रिप्लाई फाइल किया, कैसे डिफेंड किया कि नहीं ये कंपनी एक्ट के तहत ही है। तो ये इसे भौंकने दीजिए, कुछ नहीं है, इसे पैसे चाहिए थे, पैसे नहीं मिले। और इसके जो एजम्पशन है ना, बस इंटरनेट बेस्ड रहते हैं, कुछ जान नहीं। इससे कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल शहबाज अहमद खान है, उसे पता है कि आपा कभी भी बाहर आ सकती है अगर केस हैंडल हो गया तो। अच्छा, ये कह रहा है कि 4 साल तक बाहर नहीं आएंगी, ये चौथा पॉइंट इसने मेंशन किया कि 4 साल, पहले तो बोला कि 6 साल, फिर बोला 5 साल, फिर बोला 4 साल। तो इसके बहुत डेटा में फ्लक्चुएशन, ये 6 से 4 साल बीच बोल रहा कि 6 से 4 साल में कभी भी आ सकती है। भाई ये किस बिना पे बोल रहा? आईपीसी की कौन सी धारा है, कौन सा रूल है जिसके हिसाब से अगर किसी पर 409, 402, 420 एक्ट लगा हो या फिर मनी सर्कुलेशन एक्ट लगा हो तो वो 4 साल से पहले बाहर नहीं आ सकता है। अब किसी ने सुप्रीम कोर्ट के लगा का स्टेटमेंट दिखा दिया, मैं मान लूंगा। ये तो इसके मुंह के बातें हैं ना, इतने बड़े बड़े चोर जो है सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर निकल गए हैं।
बेल मिल गई, जिनकी इंतहा नहीं है, आपा तो फिर भी जेन्युइन कंपनी चला रही है। और इन्हें भौंकने दीजिए, आपा तो चूंकि हीरा गोल्ड हक पे थी, हक पे है, हक पे रहेगी, इंशाल्लाह तो आके पैसे देगी ही। जब वो पैसा देना शुरू करेगी तब इनका क्या हाल होगा। अच्छा, ये किस अजम्पशन को लेकर चल रहे हैं पता है? ये कंप्लेंट के पैसे कभी हीरा जमा ही नहीं कर सकती। इसे कैसे पता? ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तरह नबूवत का दावा कर रहा है क्या कि मेरे पे वही आती है कि नौहरा शेख जो है कभी भी कंप्लेंट के पैसे कोर्ट में जमा नहीं करेगी? कैसे पता इसे? अभी तक तो सेशन कोर्ट में चल रहा था, सेशन कोर्ट में क्यों जमा करेगी? वो करेगी नहीं करेगी, इसे कैसे पता? ये कैसे क्लेम ठोक रहा है बेटा? ठीक है, तो इसकी बातें रहने दीजिए। तो बहरहाल मुझे रिप्लाई का मन नहीं था, लेकिन क्या पता मेरे दिल कहते मैंने कर दिया। जज़ाकल्लाह खैर।